दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उनका जन्म एक छोटे से गांव में होता है और ये कहें कि राजनीति उनको विरासत में मिली है। करंट उनमें बचपन से ही दौड़ता आ रहा है, क्योंकि उन्होंने सारे काम भी करंट के ही किए हैं। तो मिलिए गोपाल सिंह पाल उर्फ दद्दा, लोग इन्हें प्यार से दद्दा कह के बुलाते हैं। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक मुलाकात में आपका। सबसे पहले तो आपके जनपद न्यूज का और आपके व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी, राजनीति जैसे मैंने सुना है कि आपको विरासत में मिली है। बचपन में जब आप स्कूल में पढ़ते थे, उस समय आपके परिवार में राजनीति हुआ करती थी, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए तिवारी जी, राजनीति विषय एक अलग है। पहले मैं कहना चाहूँगा, मेरा परिवार, मेरे पिता एक समाजसेवी थे, जिन्होंने भीषण अकाल में सन 1975 में 16 गांव के उदरपूर्ति के लिए, गरीबों के लिए और जो लाचार लोग थे, पलायन कर रहे थे, उनको रोकने के लिए उनके पास जो भी संपदा थी, भेड़ बकरी थी, उनको बेचकर लोगों को पलायन रोका और उन्होंने जनसेवा की। तो जनसेवा के साथ साथ मेरे परिवार में राजनीति शुरू से रहा है, तो आज भी वो परंपरा निरंतर जारी है। धमदौली एक छोटा गांव नरवर ब्लॉक का है और वहाँ सरपंची भी आपके यहाँ रही है। तो बताएंगे जरा कि सरपंची जब आपके यहाँ रही है, वो कौन सा समय था और कौन उस वक्त सरपंच रहे हैं आपके यहाँ? देखिए, मेरे बड़े भाई स्वर्गीय श्री लालाराम सरपंच लगातार 28 वर्ष ग्राम धमदौली के सरपंच रहे और उनसे जो मैंने सीखा, उनका ध्येय उद्देश्य सिर्फ गरीबों और लाचारों की सेवा करना, दूसरा कभी भी राजनीतिक द्वेष से लोगों के काम उन्होंने नहीं रोके। इसलिए लगातार आजीवन, जब उनका देहांत 2008 में हुआ, उस समय आदरणीय तिवारी जी वो उस गांव के सरपंच थे। तो उन्होंने सरपंची माध्यम जो अपनाया, वो सिर्फ राजनीतिकरण करने के लिए, सिर्फ लोगों की सेवा के लिए उन्होंने सरपंच जी का माध्यम अपनाया। तो बड़े भाई 28 वर्ष लगातार रहे जी, एक बड़ा कार्यकाल 28 साल का होता है गोपाल जी। और आखिरी हम जब बात करें, चूंकि आप हमारे बाल सखा भी हैं, कक्षा 6 से और इंटर तक की बात करें तो साथ में हम अध्ययन भी किए हैं। उस टाइम भी हमने जब देखा है, स्कूली समय था, राजनीति का शौक छात्र, जैसे कहते हैं ना, राजनेता जो बनते हैं वो स्कूल से ही बनते हैं। छात्र संघ का चुनाव है, उस टाइम में आप बड़ा इंटरेस्टेड रहे हैं और जो हायर सेकेंडरी स्कूल था 10+2 उस वक्त हो गया था, उसमें भी आप अध्यक्ष रहे हैं छात्र संघ के। तो छात्र समय से ही आप राजनीति में कूदे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, समाज सेवा और राजनीति मेरे ब्लड में बचपन से है और आप मेरे सहपाठी रहे, मेधावी छात्र आप भी रहे, मैं भी रहा हूँ। तो कक्षा 1 से लेकर इंजीनियरिंग और बीए तक प्रत्येक क्लास का मैं प्रथम मॉनिटर रहा और आपके सहयोग से सन 1988 में मुझे छात्र संघ का अध्यक्ष आप सब लोगों ने बनाया था। तो एक लीडरशिप और लोगों के काम आ सके हैं, इसी भावना से मैंने निरंतरता काम करने की कोशिश की। इंटर करने के बाद इंजीनियरिंग की तरफ आपका रुख हुआ। शायद परिवार में कोई उस वक्त नौकरी में नहीं था, या एजुकेशन की बात करें, आपका जो मन था वो इंजीनियरिंग की तरफ कैसे मुड़ा एकदम? देखिए तिवारी जी, मेरे मन में हमेशा क्रिएटिव, नया कुछ करने की ललक थी और वो कुछ संभव हो सकता सिर्फ टेक्निकल लाइन, और वो मैंने चूज की बी इलेक्ट्रिकल से। तदुपरांत मैंने तमाम सर्विस भी की, नौकरी भी की, मगर
मुझे जो लाचार लोग थे उनके लिए कुछ करना था। अपना प्रतिष्ठान डाला और तमाम बच्चों को मैंने रोजगार प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। तो मेरा ध्येय सिर्फ एकल परिवार की व्यवस्था न करते हुए सब लोगों को एक साथ लेकर, जो गरीब है, लाचार हैं, उन लोगों के लिए काम करने की शुरू से मंशा थी। छात्र राजनीति के बाद जब आप दलगत राजनीति में आए हैं, तो मुझे यहाँ तक ध्यान है कि आपकी शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से हुई थी। तो वो उस दौर में जब कांग्रेस और बीजेपी देश की दो बड़ी पार्टियां हुआ करती थी, और उस वक्त आपने हाथी का दामन थामा था, ऐसा क्यों? बहुजन समाज पार्टी की तरफ आपका रुझान हुआ कैसे? देखिए, सामाजिक कार्य करने के दायरा एक अलग होता है। पॉलिटिकली जब सपोर्ट मिल जाता है व्यक्ति को, तो उसकी जो उमंग है, काम करने की प्रवृत्ति है, क्षेत्र वो दायरा बढ़ता है। और छात्र संघ के पश्चात मेरे को बहुजन समाज पार्टी की उस समय जो नीति रीति थी बहुत अच्छी लगी। उससे प्रभावित होकर मैंने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया। और आप देखेंगे कि 2003 का इलेक्शन यहाँ से बहुजन समाज पार्टी जीती, उसका भी मैं चुनाव प्रभारी था और मेरे ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, ऐसा मेरा मानना है। बहुजन समाज पार्टी के बाद अब जब भारतीय जनता पार्टी में आप ज्वाइन हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने के पीछे की कोई वजह? देखिए, आज की तारीख में बात कर रहे हैं, पिछले गहराई में ले जाते हुए जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हुई, राजनीतिक पार्टियां हुई, उन्होंने सिर्फ परिवारवाद के लिए राजनीति की है। मैं गहराई में ले जाते हुए इतना कहूँगा, आज भारतीय जनता पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी है। लीडरशिप जो कर रही है वो संसार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। और हम भाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और उसमें काम करने का हमें मौका मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में जब आप गए हैं, तो कहीं ना कहीं किसी को माध्यम बनाया है, क्योंकि बहुत से जो लोग होते हैं वो किसी न किसी नेता से प्रेरित रहते हैं, किसी विचारधारा से प्रेरित रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाने के पीछे प्रेरणा स्रोत आप किसको मानते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है और देश हित के लिए हमेशा कार्य करने वाली पार्टी है। आप देखोगे, चाहे कारगिल का युद्ध हो और कहीं भी संसार में किसी भी तरह की भीषण आपदा हो, विपत्ति हो, इस देश पे अस्मिता का सवाल हो, तो भारतीय जनता पार्टी का जब नेतृत्व इस देश को मिला है, तब तक देश का मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा है। तो हम गौरवान्वित महसूस होते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और रहा आदर्श, तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक जो सदस्य हैं वे हम सबके आदर्श हैं। हम सब उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में आए हुए अभी लंबा वक्त आपको नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि बहुजन समाज पार्टी जब कर्रा विधानसभा में चुनाव जीती थी, तब भी आप उस चुनाव में प्रभारी थे। अब जब विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव हुआ है, तो इन चुनाव में भी देखने में आया है कि विधानसभा चुनाव में आपको पिछोर का विधानसभा का प्रभारी बनाया था, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। लोकसभा चुनाव में भी आपको फिर पिछोर विधानसभा क्षेत्र में, जो कि गुना संसदीय क्षेत्र में आता है, उसका आपको प्रभारी बनाया, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने फिर लोकसभा में परचम फहराया है। तो क्या मानते हैं, ये संयोग है, जनता का प्यार है, या कुछ और? देखिए, ये सब सुनिश्चित रहता है, मगर श्रेय और कार्य करने का जो लाभ मुझे मिला है, तो उसका अतुलनीय उदाहरण है। विगत 30 वर्षों से पिछोर में कांग्रेस पार्टी जीतती आई है एज एमएलए, परंतु पार्टी ने और श्रीमंत महाराज सिंधिया के प्रयासों से मुझे पिछोर का विधानसभा प्रभारी बनाया। तो आप ताज्जुब करेंगे कि वहाँ पर एक पिछोर में अलग तरह का माहौल है।
जैसे यह मध्य प्रदेश का हिस्सा न होते हुए किसी टापू का हिस्सा है, वहाँ इस तरह की राजनीतिकरण हुआ। जब मुझे प्रभारी बनाया, मैं लोगों के बीच में पहुंचा, सच्चाई सबके सामने रखी, चाहे सामाजिक दायरा हो उसको भी मैंने बढ़ाने की कोशिश की है। और मैं अपनी समाज का, पाल बघेल धनगर समाज का भी तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी बात मानी और पिछोर को 30 वर्षों पश्चात लगभग 22,000 मतों से विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाकर भेजा। तदुपरांत श्रीमद महाराज साहब गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े और उनका भी प्रभारी मुझे पार्टी ने बनाया। तो मैंने दोगुने वेग से काम किया, मेरे कार्यकर्ताओं ने, और सभी का बहुत बहुत योगदान रहा इसमें। सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और श्रीमद महाराज साहब को लगभग 70,000 मतों से पिछोड़ जिता कर दिल्ली भेजा। आप पाल बघेल समाज, धनकर समाज जो आपकी है, उसका भी आपने जैसे जिक्र किया, उल्लेख किया है, वो हाल ही में पाल बघेल धनकर समाज ने आपको एक पद दिया है, प्रदेश अध्यक्ष के पद से आपको नवाजा है। क्या कहेंगे? इसके पहले भी बहुत सारे सामाजिक संगठनों में आपने दायित्व निभाए हैं और अब प्रदेश संगठन का आपको मुखिया बनाया है, क्या कहेंगे? देखिए तिवारी जी, जो भी संगठन में मैंने काम पिछले सालों में किया है और प्रदेश अध्यक्ष बनने तक इन संगठनों में मैं रहा हूँ, ये सब अपने स्तर से ठीक काम करना है, कहीं किसी की कोई क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक दायरा है। इसमें तो जो जितना हाथ बटाएगा वही आगे बढ़ेगा। और मेरे राजनीतिकरण करने का या क्रिटिसाइज करने का कोई मोटिव नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि अपनी लकीर, अपनी लाइन थोड़ी अलग बना के रखे। और मैं जो भी लोग अलग संगठनों में काम कर रहे हैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप एक दूसरे की लाइन को न काटते हुए अपनी पैरेलल हमारे संगठन से बड़ी लाइन करिए, तो स्वाभाविक समाज का सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा, राजनीतिक दायरा भी बढ़ेगा। और मेरा उद्देश्य सिर्फ यही रहेगा कि जितनी समाज में कुरीतियाँ हैं उनको कम से कम कर सकूं और लोगों को शिक्षा, चूँकि मैं मेधावी छात्र रहा हूँ, शिक्षा के महत्व को जानता हूँ और मैं चाहूँगा कि मेरी पाल बघेल धनगर समाज के बच्चे बच्चियाँ पढ़ें लिखें, नए रोजगार का सृजन करें और अच्छे अच्छे पदों पर वे नियुक्त हों और उनकी दशा और दिशा बदल जाए, है मेरा मोटिव मध्य प्रदेश में रहेगा। आपने एक बात अभी कही है कि अपनी लाइन अगर बड़ी करना है तो दूसरे की लाइन को मिटाइए मत, अपनी लाइन को बड़ा कीजिए, ये बड़प्पन है। निश्चित रूप से जब समाज में कोई दायित्व मिलता है तो कुछ विरोधी भी सक्रिय हो जाते हैं और वो शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। जब प्रदेश अध्यक्ष आपको बनाया तो आपके पीछे भी कुछ आपके विरोधी लगे होंगे और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि आप जिन संगठनों में, समाज के जो और दूसरी जो संगठन है जिनमें आप प्रदेश संयोजक रहे हैं या प्रदेश समन्वयक रहे हैं, वहाँ प्रतिक्रिया शायद अच्छी नहीं मिली होगी, तो इसको लेके क्या? ये स्वाभाविक है, एक वर्कर जब किसी परिवार से हटता है और उसका कहीं न कहीं दूसरे संगठन में या पार्टी में जब कद बढ़ता है तो स्वाभाविक है ईर्ष्या भाव से कुछ लोग मनोभाव से इस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं, मगर मैं इन चीज़ को इग्नोर करता हूँ और मेरा किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है। मेरा काम सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुँचना है, अपने लोगों को न्याय दिला सकूँ, उनकी सामाजिक और राजनीतिक दशा बदलने का मेरा प्रयास अंतिम समय तक बना रहेगा। राजनीति उसका दायित्व, समाज उसका दायित्व, दोनों दिशा अलग अलग है। राजनीति में भी आपको समय देना है, सामाजिक संगठन में भी आपको समय देना है, और जैसे आपने बात करी कि समाज को आगे बढ़ाना भी है, तो कुछ लक्ष्य तय किए हों कि समाज में जब आपको प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला तो प्राथमिकता के तौर पर आप क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले मैं
बेटा बेटी में भेद जो लोग करते हैं उसको मिटाना है। और मेरी पाल बघेल धनगर समाज में कुछ कुरीतियां हैं, जैसे मंदसौर साइड जाएंगे तो अभी बाल विवाह अभी भी मेरी समाज में है, और भी तमाम कुरीतियां हैं, उनको यथासंभव कम करने की कोशिश करूंगा। और जो मेधावी छात्र हैं उनको हम आगे लाएंगे, उनको नई दिशा और निर्देशन के लिए हम दिन रात काम करेंगे। तथा जो हमारे गरीब भाई बहन हैं जो अपने बेटा बेटी की शादी के लिए चिंतित रहते हैं, तो मैं लगभग 30 वर्षों से तमाम सामाजिक आदर्श व्यवहार सम्मेलन हम लोग करते रहते हैं। तो मैंने सोचा है निःशुल्क आदर्श व्यवहार सम्मेलन हम लोग करें, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और पिछले वर्ष हमने शुरू में एक आदर्श व्यवहार निःशुल्क आयोजित किया गया था, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिले और प्रेरणा मिली। हम लोग इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और लोगों के काम में आएंगे। आपने चुनाव लड़ाए हैं, चुनाव के प्रभारी भी रहे हैं, परिवार के बाकी सदस्यों को चुनाव लड़ाया है, लेकिन क्या आपने कभी कोई चुनाव लड़ा है राजनीतिक दल से? और यदि नहीं लड़ा तो उसके पीछे वजह भी जानना चाहेंगे? नहीं, मैं आपके नॉलेज में बताना चाहूँगा। 2004 में बीएसपी से मुझे नगर परिषद करेरा का टिकट मिला था, मैं लड़ा था, तो मैं स्वयं भी लड़ चुका हूँ। और चूँकि मुझे संगठन की दृष्टि से या पर्दे के पीछे काम करने में जो आनंद आता है वो फ्रंट में नहीं है। अच्छा, पर्दे के पीछे रह के आप मतलब आप लोगों को पद दिलाते हैं बट खुद पद की लालसा नहीं रखते, ये माना जाए? हाँ, ऐसा नहीं है। मेरे लोग आगे बढ़े, मेरे फॉलोअर हैं या मैं उनको फॉलो करता हूँ, वो आगे बढ़े तो ये समझिए मैं ही आगे बढ़ रहा हूँ। इस बार का जो पंचायत का चुनाव था, जनपद में आपकी बहू पुत्रवधू निर्विरोध जनपद अध्यक्ष बनी है, बेटा नहर में सिंचाई अध्यक्ष रहा है, तो क्या कहेंगे इस बार का जो जनपद का चुनाव था ये किस तरीके से आपने लड़ा कि निर्विरोध अध्यक्ष भी बन गए? देखिए सर, ये जनता से कनेक्टिविटी का कार्य है। अब मेरी कार्यप्रणाली को देखिए, व्यापार में भी देखिए, मैं लोगों से निरंतर हर सुख में दुख में व्यापार के माध्यम से या सामाजिक माध्यम से या राजनीतिक माध्यम से हमेशा मैं जुड़ा रखता हूँ। और मैं कभी भी, आपने भी देखा, जातिगत या सामाजिक मुद्दे कभी भी नहीं उठाता। मेरे लिए तो जो सब समाज है वही मेरी जाति है, वही मेरे सब लोग हैं। तो जब मैंने जनपद का चुनाव लड़ने की कोशिश की तो लोगों को मालूम चला तो बेचारे खुद आकर आए, बोले हमें आपको जनपद अध्यक्ष बनाना है। और वो आए, अपने दूसरे क्षेत्र से मेरी बहू श्रीमती प्रियंका गौरव पाल का फार्म भरा, और आप ताज्जुब करेंगे, वो लगभग नरवर जनपद की सबसे बड़ी जीत थी। और सब लोगों ने बढ़ चढ़ के उनको जनपद सदस्य बनाया। तदुपरांत सभी 21 सदस्य मेरी जनपद क्षेत्र में सभी ने बड़े खुले मन से आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मेरी बहू को निर्विरोध जनपद अध्यक्ष बनाया। तो उनका सम्मान है, हृदय से बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है जी। ये जब चुनाव होता है, जनपद सदस्य जब चुन जाते हैं तो एक दौर वो भी आता है खींचातानी वाला कि 4 सदस्य इसके पास हैं, 2 सदस्य इसके पास हैं, फिर वो तीर्थ यात्रा के लिए भी निकल जाते हैं जो बहुमत लेके सदस्यों का, जिनको अध्यक्ष बनना होता। तो इस टाइप का कुछ दौर आया था कि आपने इस बीच में? नहीं, ऐसा कोई दौर नहीं आया, क्योंकि सबने पहले ही मन बना लिया था कि इस बार इंजीनियर गोपाल पाल की पुत्रवधू श्रीमती प्रियंका गौरव को जनपद अध्यक्ष बनाना है। और बड़े हर्ष से और सद्भावना से उन लोगों ने निर्विरोध जनपद अध्यक्ष बनाया, तो सबका बहुत योगदान है, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। करंट का बड़ा नाता है आपकी जिंदगी में, क्योंकि जब आप छात्र राजनीति में थे, छात्र
तब भी आप करंट की बात एकदम तेज रहते थे। आज इस उम्र के पड़ाव पर पहुंचने के बावजूद भी आप में जो चुस्ती है, फुर्ती है, जो कहना चाहिए करंट दौड़ता है। तो व्यवसाय भी आपका देखें तो करंट से है। विद्युत के आप पूरे प्रदेश के बड़े ठेकेदार नए नामचीन ठेकेदारों में शामिल हैं। क्या कहेंगे ये इलेक्ट्रिक का जो व्यवसाय है ये क्यों चुना? क्योंकि मेरी शिक्षा इलेक्ट्रिकल से है, एजुकेशन इलेक्ट्रिकल से है, और मेरे दोनों बेटे, छोटा बेटा है उसने भी इलेक्ट्रिकल से भी की है। तो चूंकि जब जिस विधा में आप एजुकेशन या शिक्षा ग्रहण करते हैं तो स्वाभाविक है उसका डीएनए, उसका कल्चर आपके व्यवहार में, आपके काम में आता है। और यही कारण है कि इलेक्ट्रिकल को मैंने चुना, और ठेकेदारी के माध्यम से लगभग 23 या 24 वर्षों में मैंने 12,000 से अधिक ट्रांसफॉर्मर किसानों के लिए यथासंभव मदद करके, जो भी मेरे घर आया है उसकी मैंने पुरजोर मदद करने की कोशिश की होगी। और यही सब काम आज यहाँ तक ले आया कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। वाहन की बात करें तो आप जो 3 व्हीलर वाहन जो बेच रहे हैं, ई रिक्शा, वो भी बिजली से चलने वाला बेच रहे हैं। आपने अपने उपयोग के लिए कार ली है, वो भी इलेक्ट्रिक कार ली है, तो बड़ा गहरा नाता है लाइट से आपका। हाँ, वो तो स्वाभाविक है कि जब आप जिस ऑक्यूपेशन या व्यवसाय में रुचि रखते हैं, आप उसी तरह के कार्य या व्यापार में हिस्सा लेते हैं। क्योंकि आज की तारीख में सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही जमाना है। इससे तमाम सुविधा यह है कि पॉल्यूशन, प्रदूषण नाम मात्र का इन वाहनों से होता है। और मेरे दोनों बेटे इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और लोगों को रोजगार भी मिलता है, सृजन भी मिलता है। तो क्रिएटिव वर्क करने की हमेशा ललक रही है, चाहे छात्र जीवन रहा हो, आपके भी साथ हम रहें, तो कुछ न कुछ क्रिएशन और क्रिएटिविटी हमेशा जीवन में बनी रहे, इसी के लिए तदुपरांत काम करते रहे। इस क्षेत्र में आगे कुछ जाने के प्लान, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया सोलर लाइट का। हाँ, तो अवश्य सोलर पर मेरा प्लान है कि सोलर के माध्यम से लोगों को अवगत कराया जाए, लोगों को प्रेरणा दी जाए। क्योंकि इस तरह की एनर्जी हमारे जो सरकारों उस पर भी बोझ कम होगा, और लोगों को बेहतर ऊष्मा, बेहतर संसाधन, प्रकाश की व्यवस्था हो सके। इसके लिए सोलर पर भी मैं अधिक प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी चाहते हैं कि लोग सोलर लाइट पर ज़्यादा जाएं, और शायद इसीलिए उन्होंने कुछ उपक्रम ऐसे चलाए हैं जिसमें वो सोलर लाइट लगाने के बदले में कुछ सब्सिडी भी दे रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपनाएं। क्या कहेंगे, उससे कुछ प्रेरणा मिली आपको? देखिए, माननीय देश के सबसे हमारे प्रख्यातम नेता कह सकते हैं, प्रसिद्ध नेता कह सकते हैं, बल्कि संसार के डायनामिक नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा यही प्रयास रहा है, इस देश को नई दिशा दी जाए। इसके लिए उन्होंने ऊर्जा पर तमाम, चाहे आपकी सोलर एनर्जी हो, विंड पावर हो, थर्मल पावर हो, और जितने भी संसाधन नेचुरल तरीके से वो अपना रहे हैं, तो सुनिश्चित है कि आने वाले दिनों में हमें नई नई तकनीक और जितने भी हमारे नेचुरल संसाधन हैं, गैस है, हाइड्रोजन है, थर्मल है, इन पे बहुत ही ज़्यादा काम देखने को मिलेगा। और इस पर सब्सिडी भी तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी हमारी सरकारें देने की कोशिश कर रही है, और उनको मोटिवेशन से आज तमाम उद्योगों में सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो सुनिश्चित है कि इस विंड पावर से और सोलर पावर से लोगों का भला होना सुनिश्चित है। एक चीज बड़ा खास देखने को मिली है आपके परिवार में,
राजनीति भी है, व्यवसाय भी है, गवर्नमेंट जॉब भी है। आप राजनीति करते हैं, बहू और बेटा राजनीति कर रहे हैं, बेटा एक बिजनेसमैन है, भाभी जी जो हमारी हैं, श्रीमती जी आपकी, वो एजुकेशन विभाग में शिक्षक का दायित्व निभा रही हैं। तो ये पूरा मिला जुला जो परिवार है, संयुक्त परिवार, आप जैसे शुरुआत में कह रहे थे कि आपका परिवार संयुक्त परिवार रहा है, क्या माना है? हम राजनीति, व्यवसाय और सर्विस, ये भी एक पूरा संयुक्त परिवार बना दिया आपने। देखिए, जिस तरह से एक शरीर होता है, शरीर में सभी अंगों का महत्वपूर्ण स्थान है, इसी तरह पूरे परिवार में व्यापार को व्यापार की दृष्टि से करना होगा, समाज सेवा सामाजिक दायरे में से करना होगा, राजनीति राजनीतिक दायरे से करना होगा। तो मुझे सब संयोग यही है, और मेरे परिवार का और मेरा यही ध्येय है कि हम तमाम ऊंचाइयां छुए, और मेरे साथ जो फॉलोअर हैं, मेरे कर्मचारी हैं, वो भी उन्नति करें। परंतु सबका ध्येय यही है कि हम खूब ऊंचाइयों को छुए, परंतु हमारे पैर हमेशा जमीन पर रहे, अर्थ पर रहे। बस यही मेरी हमेशा लोगों से गुजारिश है, और इसी भावना से मैं काम करता रहता हूँ। राजनीति के क्षेत्र में, चूंकि अब आपने अभी इस विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में काफ़ी मेहनत की है, और देखा जाए कि जहाँ प्रभारी रहे वहाँ पार्टी को सफलता भी मिली है। क्या अपेक्षा रखते हैं कुछ पार्टी से कि आने वाले समय में जिस तरह से पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, बहुत से लोगों को, बहुत से चेहरों को, काम करने वालों को, तो कुछ उम्मीद आप भी रखते हो? नहीं, देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। और पार्टी जहाँ जहाँ जो भी जिम्मेदारी नियत करती है, उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उस काम को बखूबी निभाते हैं। और यही हमारी उम्मीद रहती है कि हमें पार्टी जहाँ भी जो जिम्मेदारी नियत करेगी उसको पूरी तरह से निभाएंगे। सामाजिक संगठन में जैसे आप लगातार सक्रिय रहे हैं, और एक समय वो था जब देश में, पूरे देश ने या कहें या पूरा विश्व ने कोरोना की मार झेली है, उस वक्त भी ये देखने में आया कि आपने बढ़ चढ़कर उस टाइम समाज सेवा का दायित्व निभाया है। थोड़ा जिक्र हम उसका भी चाहेंगे आपके माध्यम से। देखिए तिवारी जी, कोरोना की जो विभीषिका थी, उसका दर्द हम सबने झेला है। हमारे तो हम पड़ोसी उसमें चले गए, उनके परिवार अनाथ हो गए, बच्चों के माँ बाप गए, माँ बाप के बेटे बेटी चली गए। तो जो पीड़ा, जो वेदना उस समय जो झेली है, चूँकि हम मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, सब कुछ हम जानते हुए कि सब ये खतरे का काम है, इसके बावजूद भी जो भी यात्री थे, बेसहारा लोग थे, गरीब थे, पैदल पैदल हजारों किलोमीटर से चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारा दायित्व बनता था कि कम से कम उन्हें भोजन, अच्छे कपड़े, उनको दवाइयाँ यह उपलब्ध कराने की कोशिश की। और इसमें बहुत आत्मा को संतुष्टि वाला काम भी मिला। तो क्योंकि हम मानव हैं, अगर मानव मानव के काम नहीं आएगा तो किस तरह से बिल्कुल हम अपनी संस्कृति और अपने लोगों को बचाएंगे। आपका जो गांव है धमदौली, उसके पास एक सिंध किनारे बसा हुआ है चूंकि वो गांव, और उसी से लगा हुआ गांव पड़ता है सूंड। 2021 की बात करें तो वहां सिंध में बड़े स्तर पर बाढ़ आई थी, लेकिन सूड़ गांव के जो वासी हैं, निवासी हैं, वो तो 24 घंटे नदी से घिरे रहते कि उनको कहीं भी जाना है नदी पार करके ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहां कोई पुल नहीं है। उनके आवागमन का जो साधन है वो नदी में से तैर के जाना है या ट्यूब के सहारे जाना होता है। इसको लेके चूंकि आपके क्षेत्र से जुड़ा मामला है, जनपद अध्यक्ष आप हैं, राजनीति में सक्रिय आप हैं, उसके लिए कुछ सोचा हो आपने? देखिए तिवारी जी, आपने बहुत ही गंभीर समस्या, ग्राम सूंड जो मेरे गांव से लगा हुआ है, और विचित्र स्थिति, भौगोलिक स्थिति उस गांव की है। लगभग 700 बीघा का छोटा सा गांव है, जो नदी के दोनों
किनारों पे बसता है, उसके चारों तरफ नदी का एक तरह से टापू बन गया है। 2021 में जो भीषण बाढ़ उस क्षेत्र में आई तो उसमें मेरा गांव धमदोली भी आधे से ज़्यादा उसमें डूबा था। तो उस समय भी हम लोगों ने जो हमसे बना, गांव के लोगों के लिए भोजन, पानी, कपड़े लत्ते, बच्चों के लिए दवाइयाँ, जो भी संसाधन या साधन हम लोगों से बन पड़े पहुँचाए और लोगों की मदद की। रहा सोन ग्राम का एक भौगोलिक परिदृश्य, तो उसके लिए मैं श्रीमंत महाराज का ज्योतिराज सिंधिया जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। 2 बार उनसे इस विषय में चर्चा हुई और उन्होंने बड़ी तल्लीनता से, बड़े विश्वास के साथ मेरे से कहा कि आपका काम किसी भी तरह ये हो जाएगा। वो प्रयासरत हैं। अभी पिछले दिनों ही मैं उनके पास गया था, इस समस्या का निदान के लिए मैंने उनसे निवेदन किया तो शायद इस चुनौती को स्वीकारा। तो कुछ ही क्षणों समय बाद हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चूंकि सूण गांव के लिए 2 रास्ते हैं जी। एक रास्ता मेरे ग्राम धमदोली से होकर आता है, एक रास्ता नदी के उस किनारे एक खरदेरा गांव पड़ता है जहां से मेरी बहू जनपद सदस्य है। तो वहां से मैंने आर्टिफिशियल एक पुल बनाने की कोशिश की है, उसमें मेरा जन सहयोग लगा है। तो मैंने बनवाकर उन लोगों की सेवा करने की कोशिश की है। आज के दिन वह लोग बड़े सुकून के साथ उस रास्ते से अपना आना जाना सुगम किए हुए हैं। आखिरी सवाल कि अभी लंबा समय है और जब आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं तो अपेक्षा हर इंसान की रहती है कि वो प्रगति करके निरंतर आगे बढ़ रहा है। कुछ भविष्य की प्लानिंग इस पार्टी में रहेगी? नहीं, भविष्य की प्लानिंग यही है कि मेरी पार्टी आगे बढ़े। जब पार्टी आगे बढ़ेगी, आज प्रदेश में पंच से लेकर पार्लियामेंट तक मेरी पार्टी का ही परचम लहरा रहा है। तो मैं चाहूँगा मेरी पार्टी निरंतर बढ़ेगी और पार्टी मेरी इसी तरह निरंतर बढ़ती रहेगी तो स्वाभाविक है हम लोग भी आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम लोगों को काम करने का विस्तृत दायरा मिलेगा। ये थे गोपाल सिंह पाल, जिन्हें लोग प्यार से दद्दा पुकारते हैं। इनका कहना है कि पार्टी का परचम पंचायत से लेके और देश तक फहरा रहा है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति की ये लालसा होती है कि उनकी पार्टी आगे बढ़ेगी तो उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और ऐसा वो भी मानते हैं। राजनीति में सक्रिय इनका परिवार है। हम भी यही कामना करेंगे कि प्रभु इनको दिनों दिन और तरक्की प्रदान करेगा। एक नई शख्सियत के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कि हमारा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहन न्यूज कर रहा। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।